गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्लोबल कोचिंग सेंटर आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। आशा है बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। इस उम्मीद के साथ हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट जड़ से शिखर तक। यानी हमने पहले के इसके 4 पार्ट देख लिए थे और जो हमने देखा कि एक एक चीजें बारीकियों को हमने कितनी क्लियरिटी से क्लियर किया, और उसके बीच में जड़ से शिखर तक जो हमने सीरीज चला रखी है उसी का हम अगला क्रम लेकर चलते हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पार्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में पार्ट 5 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ये चल रहा है आपका सिनेरियो जो चलेगा ये 5 चलेगा। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट के 4 लेक्चर को देख सकता है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट देखेगा। ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट सिनेरियो जो है ये अब समाप्ति की ओर है। इसके बाद एक और लेक्चर हार्डली आएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सीरीज लगाएंगे और उसके बाद हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके साथ ही जो बची कुछ जो कमियां हैं, जो बारीकियां हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब क्वेश्चन की सीरीज लगाएंगे वहां पर सारी कॉन्सेप्ट जो है सब क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और हमारी सीरीज का जो पहला नियम है वो ये है, रूल्स नंबर, बात करते हैं रूल्स नंबर 13 की। अगर बात करते हैं तो 13 की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें नियम यह है, द नंबर ऑफ वाली सीरीज चल रही थी, ए नंबर ऑफ आ जाए या ए लॉट्स ऑफ आ जाए या प्लेंटी ऑफ आ जाए, इन सब के साथ वर्ब प्लूरल आती है। और जब वर्ब प्लूरल आती है तो सब्जेक्ट का आना भी क्या बनता है, प्लूरल बनता है। या यूं कहें कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो इनके साथ भी वर्ब भी प्लूरल आएगी, नो डाउट। बट यहां पर इस क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए रूल नंबर, या मैं कहूंगा कि रूल नंबर 12 का ही पार्ट है। पार्ट क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जानना ये होगा, अगर सेंटेंस में द नंबर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ आ जाए। अगर बात द नंबर ऑफ की आती है फ्रेंड्स, किसकी आती है, द नंबर ऑफ। और एक पॉइंट और है सेंटेंस इसमें जो एसएससी का काफी फेवरेट हुआ करता था, वन ऑफ। वन ऑफ के बाद दा भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि दा आएगा या नहीं आएगा। लेकिन द नंबर ऑफ आ जाए सेंटेंस में या वन ऑफ द आ जाए फ्रेंड्स, या तो द नंबर ऑफ आ जाए या वन ऑफ द आ जाए। ऐसे केसेस में यहां पर जो नाउन आती है, जो नाउन आती है वो प्लूरल आती है, नो डाउट। जो नाउन आएगी प्लूरल आएगी, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब आती है, इसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। इसके बाद जो वर्ब आएगी वह वर्ब कैसी आएगी, वह वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आपके सामने है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, the number of students, the number of students, the number of students in the class, in the class, the number of students in the class making a noise, making a noise yesterday, yesterday। तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं, यहां पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे। पहला ऑप्शन है वाज, दूसरा ऑप्शन है वर, तीसरा ऑप्शन है आर और चौथा ऑप्शन है एज। तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं यहां पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं, किसकी करते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं,
तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर बात करते हैं तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट के बाद जो हमारी वर्ब होती है वह वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। सेंटेंस यहाँ पर यस्टरडे की वजह से पास्ट फॉर्म में जा रहा है। किस में जा रहा है, पास्ट फॉर्म में जा रहा है, इसलिए इज और आर का कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब वर्ब सिंगुलर आएगी तो यहाँ पर वह जाएगा। द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, द नंबर ऑफ बुक्स, the number of books in the library, in the library, the number of books in the library are 10,000, are 10,000, आर 10,000 कितनी है, 10,000 है। पुस्तकालय में जो पुस्तकों की संख्या है वह कितनी है फ्रेंड्स, जी सर 10,000 है। नंबर एक एरर, 1 इन द लाइब्रेरी आर 2, 10,000 4, इसके बाद नो एरर, इसकी बात चलती है नो एरर। अब यहां पर बात चलती है, यहां पर कहोगे सर द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, तो भैया नाउन बेशक प्लूरल आती है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वह वर्ब आपको सभी को पता है, वह वर्ब आने वाली है सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसलिए एरर जो है हमारे सेकंड पार्ट में है। आपको आर के स्थान पर इन प्लेस ऑफ आर वी हैव टू रिप्लेस इज, वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से सेंटेंस में क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिया जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव passed this examination, this examination, this examination 1 2 और यहां पर 3, इसके बाद नो एरर। ठीक है फ्रेंड्स, नो एरर का मतलब होता है कोई गलती नहीं है सेंटेंस में। नो एरर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन हम फ्रेंड्स क्या सीख रहे हैं, यहां पर सीख रहे हैं कि किन किन पार्टों में एरर हो सकती है, या फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है, या फिर कोई एरर नहीं है। इसलिए अगर हम एरर को आसानी से फाइंड आउट करना सीख जाएंगे तो चीजें हमारे लिए काफी आसान हो जा सकती है। मैंने बताया था वन ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि वन ऑफ द के बाद नाउन कैसी आती है, प्लूरल आती है। देयर इज नो डाउट, बट नाउ डाउट इज दैट आफ्टर वन ऑफ दैट नाउन विल बी मेक इनटू द प्लूरल सेंस, बट डियर स्टूडेंट्स वर्ब विल बी मेक इनटू द सिंगुलर फॉर्म। जो वर्ब बनेगी वो कैसी बनेगी, वो सिंगुलर फॉर्म में बनेगी। इसलिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स तो ठीक है, नो डाउट, लेकिन जो वर्ब आती है वो कैसी आती है डियर स्टूडेंट, सिंगुलर ही आती है। इसलिए यहाँ पर हैव ना कर कर क्या हो जाएगा, हैज आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को नाउन के रूप में भी दिया जा सकता है। एसएससी ने इस क्वेश्चन को नाउन के रूप में, देखते हैं किस तरीके से पूछता है। यहां पर तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वन ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल आती है और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे बात करते हैं कालिदास, कालिदास इज, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट,
ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ संस्कृत कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ संस्कृत। कालिदास जो है संस्कृत का महान कवियों में से एक थे, महान कवियों में से एक थे। बात करते हैं यहाँ पर कालिदास इज वन ऑफ, नंबर 1 द ग्रेटेस्ट पोइट 2, और इसके बाद संस्कृत 3, और इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, नो एरर। नो एरर का मतलब हम समझ गए होंगे कि कोई भी गलती नहीं है भैया। जब सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर हमें गलती पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कालिदास इस तो यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉलम ठीक है, वन ऑफ द भी ठीक है, इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, यहाँ पर भी ठीक है। एडजेक्टिव की एक फॉर्म होती है सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री वो होती है फ्रेंड्स जिसके अंत में ईएसटी लगा दिया जाता है, या फिर सेंटेंस के पहले या फिर एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगा दिया जाता है। तो दोनों ही केस में जो डिग्री क्या बन जाती है, वह कैसी बन जाती है, सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना ये होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ सुपरलेटिव डिग्री किसके साथ में दा का यूज नहीं होता है, वरना ईएसटी और मोस्ट वाले केसेस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, यदि आप सेंटेंस को बोलोगे ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, यहां पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जा सकता है। बल्कि पजेसिव डिग्री को अगर, पजेसिव एडजेक्टिव को अगर छोड़ दिया जाए तो सब केस में आप दा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आ रहा है हमारा नाउन आ रहा है, और इस केस में जो नाउन कैसा रहने वाला है, आप बोलोगे सर आपने बताया था कि जो नाउन आता है वो वन ऑफ द के बाद प्लूरल सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जब प्लूरल सेंस में आएगा तो हमें यहाँ पर पोइट के स्थान पर क्या करना होगा, पोइट्स करना होगा। क्या करना होगा, पोइट्स करना होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से नाउन के रूप में भी, यहां पर मैं आपको वर्ब एग्रीमेंट बता रहा हूं, लेकिन किस तरीके से नाउन के साथ में एग्रीमेंट होकर वर्ब तो सही दे दी, लेकिन यहां पर हमें नाउन भी देखना होता है। क्योंकि ग्रामर का मतलब क्या होता है, जब एक सेंटेंस लिख दिया जाता है, जब एक वाक्य लिख दिया जाता है, तो उस वाक्य में हमें यह देखना जरूरी होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच काम कर रही हैं। सब्जेक्ट सही है, नाउन सही है, प्रोनाउन सही है, एडजेक्टिव सही है, एडवर्ब सही है, और साथ ही साथ कंजक्शन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कि हमने दो नियम सीखे। पहला नियम हमने सीखा था, पहला नियम क्या था फ्रेंड्स हमारा, कि भैया द नंबर ऑफ के साथ या वन ऑफ द के साथ नाउन कैसे आती है। जी सर, प्लूरल नाउन बताई थी आपने। और वर्ब कैसी आती है सर, आपने जो वर्ब बताई थी वो सिंगुलर वर्ब बताई थी, और यहां पर जब सिंगुलर वर्ब बताई थी तो यहां पर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया सर। इस क्वेश्चन को अब हम कभी गलत नहीं करेंगे, ये पॉइंट हमारे दिमाग में अच्छे से आ चुका है। चलिएगा, आ गया है तो आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 13 की तरफ। बात करते हैं, अगर रूल नंबर 13 की करते हैं, रूल नंबर 13 की करते हैं, किसकी करते हैं, रूल नंबर 13 की करते हैं। तो रूल नंबर 13 क्या कहता है फ्रेंड्स, रूल नंबर 13 कहता है कि भाई बात ऐसी आती है, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो बेटा, जब दो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो। किससे जुड़ी हो बेटा, एंड से। एंड से हर नाउन जुड़ती है, लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब दो नाउन बेटा एंड से जुड़ी हो और दोनों ही नाउन एक दूसरे का पूरक हो, पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट, या कह सकते हैं कि दोनों नाउन का उद्देश्य ही एक हो, सिमिलर हो। यानी कह सकते हैं कि जब दो नाउन, जब दो नाउन, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो,
एंड से जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो। जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो और उनका उद्देश्य एक हो, या क्या, या दोनों नाउन्स एक दूसरे का पूरक हो। एक दूसरे का पूरक हो, यानी कॉम्प्लीमेंट हो। तब ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में वर्ब सिंगुलर आती, वर्ब सिंगुलर आती है। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो और उनका उद्देश्य एक ही हो, या दोनों नाउन्स एक दूसरे का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट हो, तो ऐसी स्थिति में वर्ब हमेशा कैसी आती है? सिंगुलर आती है। आइएगा देखते हैं वर्ब कैसी आएंगी, देखते हैं किस तरीके से। बात करते हैं हम, यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हॉर्स एंड कैरिज, हॉर्स एंड कैरिज, हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा और तांगा, यानी एक दूसरे का पूरक हो गया। यानी घोड़ा तो अपना जीवन चला सकता है, लेकिन घोड़ा चला किसको सकता है? तांगे को ही चलाएगा। और बिना तांगे का और बिना घोड़े के क्या है? तांगा क्या है? बेकार है। आर नीडेड are needed to carry, are needed to carry a cart, to carry this box, this box। तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं हम, बात करते हैं यहाँ पर हॉर्स एंड कैरिज की, अगर बात करते हैं इसकी बात करते हैं, हॉर्स एंड कैरिज की बात करते हैं, तो यहाँ पर यानी बात करते हैं घोड़ा तांगा जो है किसको कर सकता है? टू कैरी ए बॉक्स ना करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कार्ट, टू कैरी ए कार्ट। क्या करते हैं यहाँ पर? एक कार्ट लिख देते हैं, टू कैरी ए कार्ट, ए कार्ट, कार्ट का मतलब गाड़ी होता है। तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं यहाँ पर घोड़ा तांगे की बात चल रही है, यानी किसी चीज को चलाने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है? घोड़े तांगे की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हॉर्स एंड कैरिज यानी घोड़ा और तांगा आर नीडेड टू कैरी, टू कैरी यहाँ पर कार्ट नहीं होगा फ्रेंड्स, थोड़ा मिस्टेक हो गया। टू कैरी बॉक्स यहाँ पर सही लिखा हुआ था, कैरी ए बॉक्स लिख सकते हैं। ए भी यहाँ पर बेकार लग रहा है, यहाँ पर जो बेस्ट लगेगा वो लगेगा दिस बॉक्स। क्या लगेगा?
अब जाके क्वेश्चन सही हुआ है। हॉर्स एंड कैरेज आर नीडेड टू कैरी दिस बॉक्स। भैया इस बॉक्स को ले जाने के लिए घोड़े और तांगे की क्या है, जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर घोड़ा और तांगा एक दूसरे का क्या हो गए हैं, पूरक हो गए हैं। और बात करते हैं जब ये दोनों एक दूसरे का पूरक है और इनका उद्देश्य क्या है, ले जाना है किसको, यहाँ पर बॉक्स को ले जाना है। यहाँ पर उद्देश्य फ्रेंड्स क्या है, सिमिलर है, एक जैसा है। और जब एक जैसा उद्देश्य है तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। कैसी वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर उद्देश्य इनका कुछ हटके हो, यहाँ पर अगर डिफरेंट उद्देश्य हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, टू डिफरेंट थिंग्स। यानी ब्रेड एंड बटर की बात करते हैं, यानी रोटी और मक्खन, यानी दो अलग अलग चीज है। यानी रोटी से भी पेट भरा जा सकता है और मक्खन खाकर भी जीवन संतुष्ट किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रेड पर बटर ही लगाना होता है। अलग अलग वस्तुओं को बता दिया है। जब दो अलग अलग वस्तु को बता दिया गया है, यहाँ पर इन दोनों का कार्य एक ना होकर क्या है, अलग अलग है। ऐसे केसेस में वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। कैसी आ जाएगी फ्रेंड्स, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। लेकिन अगर ब्रेड एंड बटर यहाँ फूड का काम करते तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो वर्ब है वह सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। आएगा, देखते हैं इसको भी। यहाँ पर इसका क्या सिस्टम है, सिस्टम है यहाँ का, अगर बात करते हैं कि ब्रेड एंड बटर वाली बात करते हैं फ्रेंड्स, किसकी करते हैं, ब्रेड एंड बटर वाली बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ब्रेड एंड बटर की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा क्या समीकरण बनता है इसमें, ब्रेड एंड बटर की बात करते हैं। तो ब्रेड एंड बटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर देखते हैं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर माई फेवरेट फूड। यहाँ पर दोनों ही ब्रेड एंड बटर की बात करते हैं। इनका उद्देश्य क्या है, फूड वाली कॉम्प्लीमेंट में आ गया है, एक दूसरे का पूरक बन गए हैं। और जब ये एक दूसरे का पूरक बन गए हैं तो ऐसी स्थिति में इनके साथ जो वर्ब आएगी वह सिंगुलर आती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिएगा, अगर ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो एक दूसरे का पूरक तो है, परंतु क्या, परंतु अगर उनका उद्देश्य एक है, उनका काम एक है, उन दोनों का एक ही टारगेट है, तो ऐसी कंडीशन में भैया दोनों चीज मिलकर काम करेंगी। और जब वो मिलकर काम करेगी तो अनेकता एकता में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसी चीज में जब एक हो जाएगी तो वहां पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। परंतु यदि दोनों चीजें अपनी अपनी क्वालिटी को डिफरेंट तरीके से प्रदर्शित कर रही हैं, तो वहां पर एकता डाइवर्ट हो जाएगी, अनेकता में हो जाएगी। तब ऐसी कंडीशन में जो वर्ब आएगी वह कैसी आएगी, वह कैसी आएगी वर्ब, वह वर्ब जो आएगी वह वर्ब आ जाएगी, प्लूरल आएगी। उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट में। यह सब सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक जो है ये समाप्ति की ओर है फ्रेंड्स। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, बैक टू बैक जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका पेपर लगा हुआ है, एसएससी 10+2 CGL एसएससी स्टेनोग्राफर। तो यहाँ पर
जो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट रूल बन सकते थे मैंने आपको फिल्टर कर कर दे दिए हैं। इसके बाद जो भी बारीकियां रह गई हैं, जो भी कमी रह गई हैं, वो सब हम प्रैक्टिस में क्या करते हैं, करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं उसको। तो फ्रेंड्स बात करते हैं, हमारे पास कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे हमारे सेंटेंस में अगर नीदर आ गया, नीदर, नीदर के बाद सो आ जाता है, सो के बाद हार्डली, हार्डली के बाद स्कैर्सली, दोनों का मतलब मुश्किल से ही होता है। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है नो सूनर। ये सारी की सारी एडवर्ब होती हैं। नो सूनर क्या आ जाता है फ्रेंड्स, नो सूनर आ जाता है, और यहां पर नॉर आ जाता है। क्या आ जाता है, नॉर। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या आ जाती है, वर्ब आती है। लेकिन ये वर्ब किस पर डिपेंड करती है, वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पर। किस पर डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, ना कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आते हैं। यहां कुछ भी आ सकता है, मोस्टली फुल स्टॉप आता है, और सेंटेंस के अंत में कुछ नहीं दिया जाता है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस के शुरू में भी दिया हो सकता है, सेंटेंस के बीच में भी होता है, और कभी कभी दूसरी क्लॉज में भी काम करता है। एक बार फिर बता रहा हूं, नाइदर, नॉर, सो, नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, ऐसी कंडीशन अगर आती है तब सेंटेंस में इनके तुरंत बाद वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है फ्रेंड्स, फुल स्टॉप आता है। सेंटेंस के अंत में क्या आता है, फुल स्टॉप। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। यहां पर मैं क्वेश्चन में आपको देता हूं, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे नो सूनर, नो सूनर यहां डैश दे दिया, ही hear the news, hear the news, then he wrote to you। नहीं, जैसे उसने खबर को सुना उसने तुम्हें क्या कर दिया, लिख दिया। ये काफी इंपोर्टेंट सेंटेंस है फ्रेंड्स। डिड, डू, डज, या चौथा ऑप्शन है हैड। अब बात करते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं, नो सूनर डिड ही हियर, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्रेंड्स जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ऐसी कंडीशन में अगर इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वर्ब हमारे पास या तो डू आता है, या फिर डज आता है, या फिर क्या आता है, डिड ही आता है। तो ही इनके साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब कंडीशन बनती है कि यहाँ पर डू का प्रयोग किया जाए, या डज का प्रयोग किया जाए, या डिड का यूज किया जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम दूसरी क्लॉज देखेंगे, देन के बाद यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म दी है, रोट लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गई है। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि यह सेंटेंस कैसा है, पास्ट डेफिनिट है। और जब पास्ट की बात चलती है तो यहाँ केवल क्या प्रेफर होगा, डिड प्रेफर किया जाएगा। क्या प्रेफर किया जाएगा, डिड प्रेफर किया जाएगा। आएगा और एग्जाम्पल और देखते हैं। अगले एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल है, यू आर ए टीचर, यू आर अ टीचर, you are a teacher, so I am। 1 2 3, नो एरर, नो एरर। यू आर ए टीचर, सो आई एम। तो यहां पर अगर बात की जाती है, यहां तक तो ठीक है, यू आर ए टीचर, लेकिन जैसे यहां पर सो आता है तो हमने क्या सीखा था कि सो और सब्जेक्ट के बीच में क्या आती है, वर्ब आती है फ्रेंड्स। लेकिन मिस्टेक किसमें है, इसमें ये एम यहां ना करके क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा, यू आर ए टीचर, सो
एम आई, यू आर ए टीचर, सो एम आई यहां पर क्या आ जाएगा, लिखा जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, ही डजंट डांस, he doesn't dance, he doesn't he doesn't he doesn't dance, neither I do, I do। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत है। आपको पता चल गया होगा कहां पर मिस्टेक है। आप कहोगे सर बिल्कुल पता चल गया है, यहां पर हमें ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। यहां पर जो सर आपने लिखा है नाइदर आई डू लिखा है, जो कि यहां पर बिल्कुल गलत है। सर यहां पर क्या होगा, यहां पर मेरा बच्चा क्या होगा, यहां पर नाइदर आई डू के स्थान पर क्या होगा, यहां पर हमें करना होगा, नीदर तो अपने स्थान पर सही लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या करना होगा, डू आई करना होगा। क्या करना होगा, डू आई। ठीक वैसे क्वेश्चन टैग की तरह होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, आपने सुना होगा, यहां से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है, हार्डली यहां पर डैश लगा देंगे, आई रीच्ड के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। हार्डली आई रीच्ड द स्टेशन when the train went away। यहां पर ऑप्शन दिया है डिड, ऑप्शन नंबर सेकंड है। ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सेकंड है डू, हैड या डज। वेंट अवे क्या हो जाएगा, वेंट अवे की बात करते हैं। मैं मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचा था कि रेलगाड़ी चली गई। रेलगाड़ी क्या हो गई, चली गई। बात अगर करते हैं यहाँ पर हार्डली के तुरंत बाद वर्ब आती है, लेकिन वो वर्ब क्या आएगी वह आपको अच्छे से पता है। सर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और आपने कई बार बता दिया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज, हैव और हैड के साथ आती है, या फिर पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो उस केस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर जो आने वाला है, ना ही आपका डिड आएगा, यहाँ पर हैड आएगा। अच्छे से समझ गए, यहाँ पर क्या होगा, हैड आएगा। उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने यहाँ पर बनाए हैं। इसके बाद हम अगली सीरीज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। चलिएगा, बने रहें मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।